If you are preparing for AIPGT or UPSC exam this year, then here are the 7 things that you need to avoid, and we are gonna start right now. Hello everyone, my name is Dr. Taha Khan. Welcome to my YouTube channel where I share with you clinic and exam related productivity tips and strategies. If this is your first time here, start now by subscribing and clicking the bell icon so that you don't miss anything. Number 1, अवॉइड एक्सेसिव स्लीप. अगर आप किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आई एम श्योर कि हर काम कम चल रही होगी और एक काम ज़्यादा, और वो है सोना. और ज़िंदगी की सबसे अच्छी फीलिंग तो तब लगती है जब हम सुबह 6 बजे का अलार्म लगाकर सोते हैं और हमारी नींद अलार्म बजने से 10 से 15 मिनट पहले ही खुल जाती है. ये जो 10 से 15 मिनट एक्स्ट्रा जो हमें सोने को मिल जाता है, लगता है कि ज़िंदगी के तो मज़े ही आ गए. एंड आई एम श्योर ये भी सबके साथ हो रहा होगा. एंड दिस वेरी नेचुरल ऑल्सो बिकॉज द मोर यू स्टडी द स्लीपियर यू गेट. Your brain is doing a lot of extra work, so it needs adequate sleep also. Now here you need to understand one thing, कि कुछ महीने में you have a very important exam coming up. So you need to have a very calculated sleep now. If you're sleeping for less than 6 hours, then your tired brain is not getting recharged properly for the next day's study. And if you're sleeping for more than 7 hours, then simply you are wasting a lot of your study time. So my suggestion is sleep for 6 hours at night and 1 hour during the day. This way your brain will get proper rest and you won't get brain fat. Few tricks to avoid sleeping during study hours. Number 1, take frequent breaks. Now every 45 to 60 minutes that you study, take a break of 5 to 10 minutes. Now in this break you are not doing any mental activity. What you are doing? You are doing some sort of physical activity. Like आप Facebook, Instagram ये सब नहीं चला रहे हो, WhatsApp ये सब नहीं चला रहे हो. What you are doing? जैसे ब्रेक हुआ, आप घर का कुछ सामान ले आओ, बेड ऑर्गेनाइज कर लो, बुक्स अरेंज कर लो, सम सॉर्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी आपको करना है. ओके, अगर कुछ करने को ना रहे देन उठो एंड अच्छे से स्ट्रेचिंग कर लो. ओके, सो नंबर 1 इज टेक फ्रीक्वेंट ब्रेक्स एंड डू फिजिकल एक्टिविटीज. नंबर 2 इज मेंटेन प्रॉपर पोस्चर वाइल स्टडिंग. नाउ अगर आप लेट कर सो कर पढ़ोगे देन ऑब्वियसली यू विल टेंड टू गेट स्लीपी. इसलिए वाइल स्टडिंग मेंटेन प्रॉपर पोस्चर. नंबर 2, अवॉइड सोशलाइजिंग. In a line, you will have to give up your social life for a year. And I don't only mean WhatsApp and Facebook. You will have to miss a lot of your family functions too. I know this is your last year of college and अभी ये सबको फीलिंग चल रही होगी कि अब सारे दोस्त बिछड़ने वाले हैं, पता नहीं कब मुलाकात होगी नहीं होगी एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट यू सी, ऊंचाई पे उड़ने वाले पंछी छोटे छोटे पेड़ों से दिल नहीं लगाते. एक साल के लिए ये सारी छोटी छोटी चीज़ों को भूल जाओ. बर्थडेज, पार्टीज, मैरिजेज, एक साल के लिए सारी चीज़ों को भूल जाओ. किसकी शादी हुई, किसका बर्थडे गया, कौन सी मूवी लगी है, कौन सा वेब सीरीज चल रहा है, किसकी सरकार बनी. यू शुडंट बी कंसर्न अबाउट ऑल दिस थिंग्स राइट नाउ. ये सब जिंदगी में बहुत आएंगी, बहुत मैरिजेज अटेंड करने का मौका मिलेगा, लेकिन ये साल दोबारा नहीं आएगा. Ask your seniors who couldn't crack the exam in their running year and had to prepare for some more years. Ask them how do they feel. महीनों तक किसी से बात करने का मन नहीं करेगा. That feeling of rejection is so deep कि months लग जाएंगे just to cope up with it. You will think Facebook में एक पिक्चर अपलोड करने में कितना ही टाइम चला जाएगा, लेकिन होता ये है कि हम एक पिक्चर अपलोड करते हैं, फिर देखते हैं उसमें लाइक्स कितने आए, फिर देखते हैं उसमें कमेंट्स कितने आए, क्या क्या कमेंट्स आए, और उन कमेंट्स का रिप्लाई देते देते थैंक यू सो स्वीट करते करते ही हमारा अच्छा खासा टाइम वहीं वेस्ट हो जाता है. अपना सारा टाइम फेसबुक और पबजी में मत निकालो कि जस्ट एक 5 मिनट का क्विक मैच खेल लेते हैं. 1 मैच विल लीड टू अनदर, और यही करते करते आधा दिन बर्बाद हो जाएगा. फेसबुक, पबजी सब यहीं रहेगा, कोई कहीं नहीं जा रहा है. एक बार एग्जाम क्रैक कर लो, फिर अपन साथ में पोचिंकी उतरेंगे. नंबर 3, नॉट एनालाइजिंग योर मॉक्स प्रॉपरली. एक गलती जो हम स्टूडेंट्स करते हैं वो ये कि या तो हम मॉक्स बहुत कम देते हैं या तो बहुत लेट से देना शुरू करते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि अभी तो हमारा सब्जेक्ट ही पूरा कवर नहीं हुआ तो मॉक्स उसमें कैसे देंगे, तो पहले हम अपना सारा सब्जेक्ट कवर कर ले फिर मॉक्स देना शुरू करेंगे. या बहुत सारे कोचिंग भी ऐसे हैं जो पहले स्टार्टिंग में सिर्फ सब्जेक्ट या टॉपिक पे ही टेस्ट लेते हैं और एग्जाम से 2-3 महीने पहले मॉक्स लेना शुरू करते हैं. आई नेवर रिकमेंड दिस बिकॉज देर इज़ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ लर्निंग जो हम अपनी स्टडीज से निकालते हैं एंड देर इज़ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ लर्निंग जो हम मॉक्स देकर निकालते हैं. एंड यू हैव टू डू बोथ ऑफ दिस प्रोस्पेक्टिव एंड रेट्रोस्पेक्टिव टाइप ऑफ स्टडी. कुछ गलतियां आप मॉक्स देकर ही सीख सकते हो,
कुछ टॉपिक्स आप MCQ सॉल्व कर कर ही याद रख सकते हो। इसलिए डेवलप अ हैबिट ऑफ सिटिंग इन द मॉक्स। मॉक स्टार्टिंग से, प्रिपरेशन के स्टार्टिंग से मॉक्स देने की हैबिट रखो। स्टार्टिंग में एक हर महीने नहीं तो 1.5 महीने पे एक मॉक्स दो, एंड एग्जाम से 2-3 महीने पहले तो यू शुड बी गिविंग मॉक्स एवरी वीक। मॉक सिर्फ देना इंपॉर्टेंट नहीं है, मॉक्स को एनालाइज करना भी इंपॉर्टेंट है। मॉक्स देना इज जस्ट 20% ऑफ द वर्क, द रिमेनिंग 80% इज एनालाइजिंग द मॉक। अब कोचिंग में हमने कोई मॉक दिया, कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए या कुछ क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट कर दिया, ज़रूरी ये है कि वापस घर जाना, उस मॉक को रीओपन करना एंड इन सारे क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर पता लगाना, हर एक क्वेश्चन का हर एक ऑप्शन को एनालाइज करना। जैसे आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल, इससे समझो। एक एग्जांपल देके मैं समझा रहा हूँ कि medicines proved by Hahnemann specially designated for the treatment of chronic disease. Now the options are 27, 47, 99 and 100. Now Fragmenta में number of medicines is 27. Fragmenta किस ईयर में आया? That is 1805. Now number of medicines in chronic disease 47. Chronic disease का 2 editions है, first edition and second edition. First edition में there are 4 volumes and second edition में there are 5 volumes. फर्स्ट एडिशन के फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वॉल्यूम कब आया? 1828 में। फोर्थ वॉल्यूम कब आया? 1830 में। सेकेंड एडिशन में फर्स्ट एंड सेकेंड वॉल्यूम कब आया? 1835 में। उसके बाद 1837 में, 38 में एंड 39 में। तो नंबर ऑफ मेडिसिन इन क्रोनिक डिजीज कितना हो गया? 2 मेडिसिन वेयर कैरिड फॉरवर्ड फ्रॉम फ्रैगमेंटा, 18 मेडिसिन वेयर कैरिड फॉरवर्ड फ्रॉम प्यूरा एंड 27 वेयर न्यू मेडिसिन। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन इन क्रोनिक डिजीज कितना हो गया? 47। मटीरिया मेडिका प्यूरा, फर्स्ट एडिशन 1811 से 1821 तक एंड सेकेंड एडिशन 1822 से 1827 तक। नाउ नंबर ऑफ मेडिसिन 22 मेडिसिन वेयर कैरिड फॉरवर्ड फ्रॉम फ्रैगमेंटा एंड 39 वेयर न्यू मेडिसिन। देयरफॉर 61 मेडिसिन हुआ। 3 मेडिसिन सेकेंड एडिशन में ऐड हुआ था विच वेयर एम्ब्रा, कार्बो एनिमलिस एंड कार्बो वेजिटेबलिस, जो मिलाकर हो गया 64 मेडिसिन एंड और 3 मैग्नेट्स था। Therefore, total number of medicines in MMP was 67. Now 99. This is the total number of medicine that was proved by Hahnemann, and Sorinum was the 100th medicine, but it never appeared anywhere. Okay, so this is the kind of analysis that I want you to do for each and every question. If you are not analyzing your mock, then technically you have wasted that question, and in a way you have wasted that entire mock. Number 4. Not planning your day in advance. See, failing to plan is planning to fail. You need to create your daily schedule. This may sound a bit nerdy, but this is something that works for a lot of really successful people around the world. A lot of really successful people around the world, they create their daily schedule. हर रात सोने से पहले make a note of things you will be studying tomorrow. जैसे tomorrow I'll be studying CVS from medicine, vehicles from pharmacy, S&T groups of drugs from materia medica. Okay, so make a note of these things. मगर टाइम मत लिखना, क्योंकि वो बड़ा गड़बड़ हो जाता है कि मैं सर्जरी 50 मिनट्स पढ़ूंगा, मटीरिया मेडिका 30 मिनट्स पढ़ूंगा, ये 20 मिनट्स पढ़ूंगा। अपन वी आर ह्यूमंस, वी आर नॉट मशीन्स। सो बस ये करो कि क्या क्या पढ़ना है एंड ट्राई टू एग्जीक्यूट देम द अदर डे। अगर कुछ रह जाए देन कैरी फॉरवर्ड देम द नेक्स्ट डे। अब इसमें कुछ लोग सोचते हैं कि अगर रूटीन फॉलो नहीं हो रहा है तो उसको बना के क्या फ़ायदा। अगर अपन रूटीन नहीं बना रहे हैं तो वो और बड़ा नुकसान कर रहे हैं rather than रूटीन बनाकर कंप्लीटली फॉलो नहीं करना। ओके, सो मेक योर डेली स्केड्यूल। Now you also need a long-term plan. Okay, in the next 1 month I will be completing so many topics from gynae, so many topics from community medicine. Write this down on a piece of paper and stick it on your wardrobe or on your wall. Now ये थोड़ा crazy sound कर रहा होगा, but remember only those who are crazy enough to do these things are the ones who end up cracking this exam. Number 5, do not change your book at the last minute. If there's one thing you want to take from today's video, it should be do not change your book. अब कई बार क्या होता है कि हम कोई बुक फॉलो कर रहे होते हैं और हमारा फ्रेंड कोई और बुक से एमसीक्यू सॉल्व कर रहा होता है और हमारे अंदर ये फीलिंग चल रही होती है कि हमारे बुक से एक भी एमसीक्यू नहीं आने वाला और हमारे फ्रेंड जो बुक फॉलो कर रहा है उसी से ही सारे एमसीक्यूज उठ के एग्जाम में आने वाले हैं। एग्जाम से 2-3 महीने पहले हम क्या करते हैं, हमें लगता है कि कुछ एमसीक्यूज इस बुक से भी सॉल्व कर ले, कुछ एमसीक्यूज उस बुक से भी सॉल्व कर ले, और यहीं हम गलती कर बैठते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि ज़्यादा पढ़ने से इंपॉर्टेंट होता है सही चीज़ पढ़ना।
सिर्फ एमसीक्यूज और नोट्स पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं होता, इंपॉर्टेंट होता है उसे याद रखना, माइंड में रिटेन करना। इसलिए अवॉइड चेंजिंग बुक एट द लास्ट मिनट। 10 बुक को एक बार पढ़ने से बेटर है एक बुक को 10 बार पढ़े। गेट होल्ड ऑफ सम गुड स्टैंडर्ड एमसीक्यू बुक एंड स्टिक टू इट टिल योर एग्जाम। If you're wondering which book to follow, then I would suggest you to watch this video. You will also find the link to this video down in the description below. Number 6, not doing enough revisions. एग्जाम हॉल में जब हम क्वेश्चन देखते हैं तो अक्सर हमें ऐसा लगता है कि यार इसका तो आंसर मुझे पता था लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है। ये होता सिर्फ और सिर्फ है ड्यू टू लैक ऑफ रिविजन्स। जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिनका थोड़ा के लिए रैंक रह गया, अगर उनसे पूछोगे कि भैया टेल मी वन थिंग जिसके वजह से आपका रैंक नहीं आया, every one of them will tell you it was due to lack of revisions. पढ़ते टाइम हमें लगता है कि ये तो बड़ा इजी टॉपिक है, मुझे सब समझ आ गया इसमें, लेकिन वो समझ आया होता है, याद नहीं होता। याद रखने के लिए वी नीड टू रिवाइज इट ओवर एंड ओवर अगेन। अब कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि भैया कितनी बार रिवीजन करनी चाहिए, तो इसका कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है। रिवीजन जितनी बार जरूरी लगे उतनी बार करनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर याद आ जाए विदाउट लुकिंग एट दी ऑप्शंस। बट स्टिल आई रिकमेंड कि एग्जाम से पहले कम से कम एटलीस्ट 5 बार तो रिवाइज करना ही करना है। प्रिपरेशन के स्टार्ट से ही डेवलप दिस हैबिट ऑफ सॉल्विंग एमसीक्यूज विदाउट लुकिंग एट दी ऑप्शंस। सो रिवाइज ज़रूर से करें। अगर टाइम कम हो तो नई चीज़ पढ़ने से बेहतर है कि जो पढ़ा हुआ है उसे ही रिवाइज करें। नंबर 7, स्टडिंग रेयर क्वेश्चंस। अब कुछ स्टूडेंट पता नहीं या तो बहुत शाणे होते हैं या तो बहुत इंटेलिजेंट, दे हैव अ हैबिट ऑफ स्टडिंग रेयर क्वेश्चंस। कोई टॉपिक पूछ लो इनसे, ऐसा रेयर एमसीक्यू उस टॉपिक से उठाकर पूछेंगे कि आपको लगेगा कि इतना टाइम जो आपने पढ़ा सब बर्बाद हो गया। आप अलग ही डिमोटिवेशन में चले जाओगे कि भाई यहाँ हमसे इजी एमसीक्यूज तो याद नहीं रखा जा रहा और ये बंदा रेयर से रेयर क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व कर रहा है। तो लेट मी टेल यू वन थिंग, इन स्टूडेंट्स का रैंक कभी नहीं आता और रिजल्ट वाले दिन दूर दूर तक लिस्ट में इनका नाम नहीं देखने को मिलेगा। रेयर क्वेश्चंस पढ़कर किसी का रैंक नहीं आता। यू शुड बी कंसंट्रेटिंग मोर ऑन दी कॉमन क्वेश्चंस। अगर कॉमन क्वेश्चन मिस हो गया वो जरूर आपके रैंक को बहुत पीछे लेकर चला जाएगा। लेट मी टेल यू द एनालिटिक्स ऑफ स्कोरिंग। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। एवरी क्वेश्चन कैरीज अ पॉजिटिव मार्क एंड अ नेगेटिव मार्क, राइट? अगर सही किए तो +4, अगर गलत हो गया तो -1। सो एवरी क्वेश्चन हैज इक्वल मार्किंग, लेकिन हर क्वेश्चन का वेटेज इक्वल नहीं है। एग्जाम में 7 to 10 ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें बनाया ही जाता है छोड़ने के लिए। हर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना थोड़ी ज़रूरी होता है, सिर्फ वही एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है जिससे हम स्कोर कर पाएँ। अब जैसे आपने कोई रेयर डिफिकल्ट एमसीक्यू अटेम्प्ट किया ये सोचकर कि ये तो कोई नहीं अटेम्प्ट करेगा, अगर मेरा करेक्ट हो गया तो +4, बहुत अच्छी बात है। मगर इतना रिस्क लेना ही क्यों है? ये क्वेश्चन तो ऐसे भी कोई नहीं अटेम्प्ट करने वाला था एग्जाम में। आपने अगर इस क्वेश्चन को छोड़ भी दिया तो इससे आपका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला रैंक में। आप मान के चलो कि ये क्वेश्चन था ही नहीं एग्जाम में सिर्फ 99 ही क्वेश्चंस थे, लेकिन अगर कोई कॉमन क्वेश्चन आपका मिस हो गया या गलत हो गया तो उससे आपका रैंक बहुत पीछे चले जाएगा, बिकॉज ये क्वेश्चन हर कोई अटेम्प्ट करने वाला है एंड एवरी वन ऑफ देम विल गेट इट करेक्ट। इसलिए रेयर क्वेश्चंस पे ध्यान देना ही नहीं है। द ओनली थिंग दैट यू मस्ट बी कंसर्न्ड अबाउट कि कोई कॉमन क्वेश्चन ना मिस हो जाए एंड यू नीड टू लर्न द सिलेक्शन ऑफ एमसीक्यूज के कौन सा एमसीक्यू अटेम्प्ट करना है कौन सा नहीं। ये सिलेक्शन आना बहुत ज़रूरी है एंड यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट एट इट। द मोर you practice test and mocks, the more you learn this technique. I hope you got to learn a lot of new things from this video. Give it a thumbs up if you like it and share it with your friends. If you have any doubts or suggestions, write down in the comment below. Till then, take care and bye bye.